संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण जिसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और बोर्ड पर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। अब देखिएगा क्लियर है या नहीं। अब थोड़ा सा देखिएगा आप सभी बच्चे, क्लियर है या नहीं, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर है। वर्ण ध्वनि भाग 1, ये जो हमने लिखा है क्लियर आपको पता चल रहा है तो कमेंट में क्लियर लिखिए। हाँ, तो आप थोड़ा हड़बड़ाइएगा नहीं, कुछ समय वेट कीजिएगा, कुछ टाइम वेट कीजिएगा। अगर गड़बड़ हो गए तो कल पढ़ चुके थे भाषा और व्याकरण, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ण, है ना। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ण। वर्ण का ही एक नाम और है ध्वनि। वर्ण का ही एक नाम और है ध्वनि। और बाबू इस तरह से पढ़िए कि समझिए आपका ये लास्ट है हिंदी व्याकरण, और इसके बाद आपको व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। तो देखिए हम एक स्टार यहाँ पर आपको लिखते हैं। वर्ण को ही, वर्ण को ही ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण को ही ध्वनि भी कहते हैं। मतलब वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो वर्ण का दूसरा नाम है ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या हो गया? आवाज, है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? अगर आपसे ये पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो आप बोलोगे वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो आप बोलोगे वर्ण। और अगर आवाज तो थोड़ा देखिएगा, एक बार थोड़ा कमेंट कीजिए। आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है तो आवाज़ क्लियर है तो क्लियर लिखिए। प्रिंस कुमार, मूर्ख वाला मैसेज मत कीजिए। व्याकरण सभी क्लास का है, आपको पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़ना आराम से मोबाइल पर गाना सुनिए। किस क्लास का है आपके पास? हमने लिंक भेजा। आपको पढ़ने का मन है पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़िए। 11 क्लास का है सर। तू रहता ना पास में, तेरा बतेती वाला में आस पास में। आपके पास हम लिंक भेजें, आपको पढ़ने का मन है आप पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़िए। लिंक हम आपके पास इसलिए भेजें क्या कि आपका मतलब हमको लगा आप मेरे ग्रुप में ऐड हैं,
पढ़ा देते हैं, पढ़ने में क्या किसी का जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछ दे तो आप वर्ण बोलोगे। अगर आपसे पूछ दे कि वर्ण का एक नाम और है बताइए, ध्वनि। ठीक है। अब वर्ण का परिभाषा तो बच्चेपन से पढ़ रहे हो कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हों। ये परिभाषा बचपन से आप पढ़ रहे हो। आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए ताकि आप भविष्य में इस चीज़ को पढ़ा सकते हो। नई शिक्षा नीति आ जाए बाबू, कोई भी परिवर्तन हो जाए बच्चा, ग्रामर में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। ग्रामर में कोई परिवर्तन नहीं होता है बाबू। तो देखिए इसका भी परिभाषा हम आपको लिख देते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। मतलब हम उसको किसी खंड में, किसी टुकड़े में नहीं तोड़ सके, है ना। जैसे में आपका एग्जाम्पल भी है, अगर हम जैसे में लिखें बाबू, तो जैसे में आपका अ हो गया, ई हो गया, लेकिन अगर हम क लिखेंगे तो नीचे हलंत दे देंगे, च लिखेंगे तो नीचे हलंत दे देंगे, अगर प लिखेंगे तो नीचे हलंत दे देंगे, इत्यादि। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अ ई ये तो स्वर वर्ण हुआ, क छ प ये आपका व्यंजन वर्ण हुआ, लेकिन इसमें हमको हलंत देना पड़ेगा। तो हमको हलंत क्यों देना है? तो अगर हम हलंत नहीं देते हैं तो फिर इसका खंड या टुकड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मान लीजिए हम क लिखते हैं तो इसको तोड़ने के लिए क हलंत और जोड़ अ, तो इस प्रकार से इसका खंड या टुकड़ा हो गया। समझ गए? तो वर्ण का परिभाषा क्या कहता है कि खंड या टुकड़ा ना हो, उसके लिए हमको हलंत देना पड़ेगा। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जैसे अ ई क च प इत्यादि। अब इसके बाद बच्चा एक टॉपिक आता है जिसका नाम है वर्णमाला, जिसका नाम है वर्णमाला। हाँ, तो वर्णों या ध्वनियों के समूह को आकाश राज, फालतू कमेंट मत करो बाबू। आपसे हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आप हमसे क्वेश्चन फालतू भी मत कीजिए। आकाश राज अपना कमेंट खत्म कर ले तू, फालतू क्वेश्चन मत करो। पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दो, नहीं तो लीव हो जाओ, भाग जाओ तुम यहाँ से। हाँ, पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने दीजिए आराम से। तो वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। तो देखिए
यहाँ ध्यान देना बाबू, वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए, ये 4 पॉइंट 3 पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। पहला स्टार, आपको सिर्फ लिखने की आवश्यकता पड़े, यहाँ तो याद हो जाना चाहिए। वर्ण को ही ध्वनि भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, है ना। आप बताओ कितने वर्ण हैं? व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की संख्या क्या है? आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा। व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है? व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 52 है। 52। व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 52 है, 52, है ना। तो 52 है बच्चा। कितना वर्ण है, इस क्वेश्चन में हमेशा से कन्फ्यूजन रहा है। किताब, किसी प्रकाशन का किताब उठाइए वो कुछ कहता है, किसी और प्रकाशन का किताब उठाइए वो कुछ और कहता है। तो इसमें थोड़ा मतभेद है, लेकिन हम आपको एकदम सटीक बताने जा रहे हैं। आपको किताब देखने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम आपको बता देंगे उतना में आप सिमट करके रह जाइएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, आप आराम से सुनते रहिएगा। व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 52 है। लेकिन अगर पूछ दिया हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना है, तो आपको बोलना है 46। हिंदी वर्ण माला में वर्णों की कुल संख्या 46 है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार 52 है और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 46 है। तो बच्चा एकदम आराम से आप समझिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 46 है। हम इसको लिखेंगे 46, है ना। अब 52 भी है, तो 46 और 4 50 और 2 52। मतलब जब हम 46 वर्ण यहाँ पर आपको लिख देंगे, तो इस 52 को कंप्लीट करने के लिए हमको 6 वर्ण और चाहिए। इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा।
जब हम 46 वर्ण यहाँ पर आपको बता देंगे कि 46 वर्ण आखिर कौन कौन है, तो अब 52 हमको कंप्लीट करने के लिए 6 वर्ण और चाहिए। तो आप ध्यान से वो 6 वर्ण देख लीजिएगा। तो देखिए, पहले हम आपको 46 कंप्लीट करते हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो स्वर वर्ण आपका कौन कौन है? तो अ, आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। यहाँ से आप कोई बच्चा इधर उधर मत होइएगा। जितने बच्चे हमें सुन पा रहे हैं, एक बच्चा भी अभी आप यहाँ से हटिएगा नहीं, सब देखते रहिएगा। हाँ, तो अ स्वर वर्ण, अ आ, हम आपको काउंटिंग करवाने जा रहे हैं कितना? 46। अ आ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब अगर हम इसको काउंटिंग करते हैं, अगर हम इसको गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, चलो हिंदी में बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर हम बराबर देकर के 11 कर दिए। ठीक है। अब अगर बात व्यंजन वर्ण की हो रही है, तो इसमें आपका कौन कौन आवेगा वो सुनो। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आप जितने बच्चे देख पा रहे हैं, आपको पता होगा हम क वर्ग बोलें तो आप क्या समझिएगा। अगर हम क वर्ग बोलें तो आप क ख ग घ अंग समझिएगा। अगर हम च वर्ग बोलें तो च छ ज झ इया समझिएगा। इस प्रकार से आप समझ जाओगे। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन वर्ण में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये बराबर कितना होगा? तो क वर्ग में 5 वर्ण, सब में 5 5 वर्ण। जिसे प वर्ग बोलते हैं तो प फ ब भ म, तो सब में 5 5 वर्ण। तो 5 10 15 20 25, 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो यहाँ पर ये हो गया 25। व्यंजन वर्ण में और भी आता है य, र, ल, व। फिर आता है तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इतना आता है य, र, ल, व, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, है। इतना आता है। तो ये आपका हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 8। तो ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण। छत्र ज्ञ, इसको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। छत्र ज्ञ को यहाँ पर ऐड नहीं करना है। तो इस प्रकार से व्यंजन वर्णों की कुल संख्या आपका हो गया 25 और 8 33। स्वर वर्ण का कुल संख्या हो गया 11। व्यंजन वर्ण का कुल संख्या हो गया 25 और 8 33। बाद में मैं आपको बता भी दूंगा कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या आपका 33 है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर अयोग वाह आवेगा। अयोग वाह, इसमें आपका आता है अनुस्वार और विसर्ग। तो इसकी संख्या हो गया 2। अनुस्वार और विसर्ग, ये आपका हो गया 2। अब अगर आप जोड़िएगा यहाँ से तो
25 और 8 33, 33 अदू 35, अब 35 और 11 तो 46 हो जाता है। 11 + 25 + 8 + 2 आप जोड़ दीजिएगा, 11 + 25 + 8 + 2, अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका 46 हो जाएगा, है ना। आपको भी पता है 25, 11, 8, 2 सबको जोड़िएगा आपका 46 हो जाएगा। तो बच्चा हम आपको ये तो समझा दिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 46 है। तो वो 46 वर्ण कौन कौन है ये तो हम आपको नज़रों के सामने दिखा दिए। आपके नज़र के सामने है कि स्वर वर्ण भाई 11 है, व्यंजन वर्ण 25 + 8 33 है, और अयोग वाह अनुस्वार और विसर्ग मिला के 2 है। लेकिन अब कहिएगा सर वामन कैसे है, तो 46 को तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमको 6 और देना है। तो नीचे में अब हम स्टार दे देते हैं आपको समझाने के लिए। तो 6 वर्ण हमको और यहाँ पर ऐड करना है। तो 6 वर्ण में ऐड होगा 6 तरह ज्ञान। व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो वर्णों की कुल संख्या जो 52 है ना, तो हमको 6 को इसमें अब और बताना है। तो यहाँ देखिए आप 6 तरह ज्ञान। तो बाबू हमने आपको 3 बता दिया, 6 तरह ज्ञान। अब हमको 3 और बताना है, 3 और बताना है। आप इसको देख रहे होंगे, ये आपका री है, जैसे ऋषि आप लोग लिखते हैं ना ऋषि, तो ऋषि में यही वाला री लिखाता है ऋषि, तो ये री है। लेकिन इसको हम लोग ह्रस्व री कहते हैं। या देखिए यहाँ पर वो देखिए ये वाला री लिखते हैं, देखो बाबू हम री लिख दिए, हम यही वाला री यहाँ भी लिखें तो ये वाला ह्रस्व री है, और इसमें एक बार हम इसे आओ कर देंगे ना तो ये दीर्घ री हो जाएगा, दीर्घ री। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ री हो गया बाबू। अब इसमें और कौन है, तो इसमें और आपका है लिरी, लिरी, लिरी हो गया, लिरी। ये आपको संस्कृत व्याकरण में देखने को मिलेगा, लिरी। अब एगो और कौन है, कोई बच्चा कमेंट करके बताओ एक और कौन है। इतने सारे बच्चे आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए एक और कौन है, एक और कौन है भाई, आप कमेंट करके बताइए। 1 2 3 4 5 एक और, तो वो 46 और ये 6 52 हो जाएगा। हलंत है, नहीं 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 हलंत नहीं है, हलंत कोई वर्ण नहीं होता है। सरह, सरह नहीं है। चंद्र बिंदु, हाँ इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। ये आपका है चंद्र बिंदु। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना। ये चंद्र बिंदु इस प्रकार से आप देते हैं ना, चंद्र बिंदु का नाम सुनवे किए होंगे। तो इस प्रकार से इतना मिला करके आपका पूरा 52 हो जाता है। तो बच्चा व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 52 है, वो भी आपको दिखाई दे दिया, जिसमें आपको ये सब फालतू में ऐड करना पड़ेगा। चूँकि आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों कुल संख्या 46 है और ये सारा लिखा हुआ है। अब आप क्या कीजिए, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो कमेंट में आप यस कर दीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कमेंट में आपने यस भी कर दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा मिटाने में समय लग जाएगा। तो सामान्यतः वर्ण के दो भेद होते हैं, आप भी जानते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ये मिटाने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर सामान्यतः वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण पढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा संस्कृत में लिखेंगे, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। संस्कृत में आप देख सकते हो बच्चा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। सबसे पहले एकदम संस्कृत में परिभाषा थोड़ा सा याद रखिएगा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, है ना। और इसका हिंदी में परिभाषा हो जाएगा, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः का मतलब अपने आप, मतलब इसका अगर हम उच्चारण करेंगे तो किसी दूसरे वर्ण की सहायता हमको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण सुनिए इस तरह से याद हो जाए हमेशा के लिए। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। कौन कौन है वो आपको हम बता चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं, एक फेयर बन जाएगा। आ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, री, ए, ओ, औ। ये आपका हो गया बाबू स्वर वर्ण 11, ठीक
है ना। अब आगे समझिए, नीचे स्टार। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को, चलिए बताइएगा आप सभी बच्चे, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे बोल रहे हैं 2 भागों में। तो स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब हम आपको बोलते हैं कौन कौन है भाई, यहाँ लिख देते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, और तीसरा एगो जो बच्चा बोला है कि स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, उसको सिर्फ यहीं तक समझ में आ रहा होगा कि ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है, पर एक स्वर और है। आखिर वो कौन सा स्वर है? तो उसका नाम है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर, ठीक है ना बाबू। उच्चारण, अगर आपसे कोई पूछ दे कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर जो हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, कोई मामूली हिंदी व्याकरण नहीं होगा, थोड़ा विस्तार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जितना आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा हम आपको बताएंगे, है ना। तो 3 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर बोलो या ह्रस्व स्वर बोलो, एक ही चीज़ है। फिर है दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अगर इतना आपका क्लियर है तो कमेंट में यस लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो आप जरा इसका परिभाषा, चलिए ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। परिभाषा देखिएगा, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे मूल स्वर या
ह्रस्व स्वर कहते हैं, है ना। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई, इसकी संख्या 4 है। तो भाई कौन कौन है? तो अ, ह्रस्वई, ह्रस्वउ, री, री, है ना। अ ई ह्रस्वउ री। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर का थोड़ा परिभाषा देखिएगा। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उससे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या यहाँ पर 7 हो जाएगा। कौन कौन जो आपको पता ही होगा? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप देख सकते हो, आप याद कर सकते हो कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, आसान सा लैंग्वेज है, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। जैसे इसकी संख्या 7 है, जैसे में आपका लिखा हुआ है। अब आपका आया पुलुत स्वर। पुलुत स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घ से भी, दीर्घ स्वर से भी, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। लैंग्वेज परिभाषा एकदम आसान दी है। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं, उसे पुलुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक संवादों में करते हैं। हाँ, अब समझिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर सब लिख दिए।
जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, कितना आसान सा परिभाषा है, एकदम याद हो जाना चाहिए। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है बच्चा, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है बच्चा, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है बच्चा, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर का प्रयोग हम लोग करते कहाँ पर हैं? प्लुत स्वर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका प्रयोग किसी को पुकारने में करते हैं। अगर हम किसी को पुकार रहे हैं, आप समझिएगा, यहाँ पर यह अंतिम है, फिर हम लोग विदा हो जाएंगे। तो अगर हम किसी को पुकारते हैं या नाटक संवादों में करते हैं, तो नाटक में जब संवाद आता है, नाटक में भी समझिए कि पुकारने, हम किसी को नाटक संवाद में भी अगर हम किसी को पुकारते हैं तो वहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। अगर हम किसी को पुकारते हैं, है ना, तो प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। मान लीजिए एक लड़का जिसका नाम राम है, तो राम को हमको पुकारना है, तो आप खुद इमेजिन कीजिए हम उसको कैसे पुकारेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे? राम, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। पुकारने का मतलब हो गया कि वो हमसे कहीं दूर में है, हमसे कहीं दूर जगह में वो है ना। तो हम उसको कैसे पुकारेंगे? हम बोलेंगे राम, राम, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे राम, इस प्रकार से बोलेंगे, राम, इस प्रकार से बोलेंगे। मतलब रा अम्मा के बीच में आ इस प्रकार से आ रहा है, मतलब ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लग रहा है। तो अगर इसको हम जैसे में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, रा और फिर देखिए ये म, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आपका ये राम हो गया, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे आपका राम, है ना। उसी प्रकार से अगर हम किसी को पुकारते हैं, मान लीजिए किसी का नाम है रावण, तो हम बोलेंगे रावण, किस प्रकार से हम पुकारेंगे? रावण, रावण, मतलब बोलने का अपना, पुकारने का एक कला होता है। अब देखिए, हम बोल सकते हैं मोहन, मोहन भी हम बोल सकते हैं, रावण भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा मतलब एक ही शब्द को हम थोड़ा रेघा के बोलते हैं, जैसे राम, मोहन, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और नहीं तो फिर इस प्रकार से भी अगर हम किसी को बोलते हैं हे राम, तो वो भी आपका जो है ना, वो प्लुत स्वर में आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी को पुकारते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में यस लिख दीजिए। अब हम रावण पुकारेंगे तो कैसे पुकारेंगे? क्या बोलेंगे उसको? रावण नहीं, रावण नहीं, रावण ऐसा बोलेंगे। रावण माने न के बाद थोड़ा सा विस्तार से बोलेंगे। रावण, मोहन, इस प्रकार से थोड़ा समय हम ज़्यादा देंगे उसमें, तो इस प्रकार से वो प्लुत स्वर हो जाता है। अगर आप किसी को पुकारते हो, वो प्लुत स्वर है, उसमें थोड़ा सा समय हम लोग विशेष देते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो बाकी विशेष आपका कल होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।